अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 में जो टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्ट्री फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, हिस्ट्री एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, हिस्ट्री में क्या हम पढ़ेंगे कि सेल किसने इजाद किया, कब हुआ, ठीक है, उसके बारे में किस किस साइंटिस्ट ने उस पर काम किया, कब काम किया, ठीक है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या है, हु फर्स्ट ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, किसने सबसे पहले जो है नेचुरल वर्ल्ड का डाटा ऑर्गेनाइज किया था? एंशियंट ग्रीक्स ने। ठीक है, यानी कदीम जमाने के जो यूनानी लोग थे उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। उसके बाद है वर्क ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे नजर आएंगे बेटा, वो उनके वर्क आपने अच्छे से याद करने हैं, उनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए और जहां जहां उनकी डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, वर्क ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने काम क्या किया? All animals and plants are somewhat related, यानी उसने हमें ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर मिलते हैं। ठीक है, यानी उनमें कोई ना कोई लिंक जरूर है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान में कोई लिंक भी जरूर होगा। तो एरिस्टोटल ने हमें सबसे पहले जो है ऑब्जर्व करके बताया कि all animals and all plants are somewhat related to each other, यानी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जरूर मिलते हैं। उसके बाद है इन 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी में क्या किया कि 17th सेंचुरी में बेटा कोई भी सेल से वाकिफ ही नहीं था, यानी किसी को भी सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। नो वन न्यू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड द सेल। ठीक है, यानी किसी को भी नहीं पता था कि आपकी जिंदगी का जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो आपका क्या है, सेल है। ठीक है, 17th सेंचुरी तक तो किसी को इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद है आपका ये सवाल आ सकता है, हु फर्स्ट डिस्कवर। ठीक है, हु फर्स्ट डिस्कवर सेल, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक इन 1668 ऑब्जर्व हनीकॉम। ठीक है, उसने सबसे पहले हनीकॉम यानी मक्खियों का जो छत्ता होता है ना, उसको सबसे पहले डिस्कवर किया और उसने उसका हर एक कंपार्टमेंट, ठीक है, उसका हर एक कंपार्टमेंट तकरीबन ऐसा होता है ना, हनी बी का जो कॉम्ब होता है, ठीक है, छत्ता, उसमें हर एक कंपार्टमेंट को उसने सेल का नाम दिया। ठीक है, सेलुलाए, प्रॉपर सेल नहीं बोला उसने, सेलुलाए बोला। क्या बोला इसको? सेलुलाए। ठीक है, उसने इसको सेलुलाए का नाम दिया। रॉबर्ट हुक इन 1665 observed honeycomb, he called the compartments in the cork, यानी वो जो हनी बी का कोट था, यानी वो जो कॉम था, उसने हर एक कंपार्टमेंट को किसका नाम दिया? सेलुलाए का नाम दिया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल, सबसे पहले जिंदा सेल यानी लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया? दैट इज द एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। कौन था? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। He observed tiny organisms, उसने बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया फ्रॉम द pond water। ठीक है, तालाब के पानी में, तालाब के पानी में उसने बहुत छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया और उसने उनका नाम क्या लिया? एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, ये सेलुलाए था, इसमें इसने क्या बोला? एनिमल्क्यूल्स। यानी सबसे पहले उसने सबसे स्मॉल यानी लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया, कहाँ किया था? पॉन्ड में, और उसने उसको नाम क्या दिया था? एनिमल्क्यूल्स। क्योंकि हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें प्रॉपर नहीं पता कि उसका नाम सेल है, ये तो हमने बाद में नाम रखा है, तो पहले हर साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के मुताबिक उसके अपना नाम दिया था। उसके बाद है जेम्स बैप्टिस्ट डी लामार्क proposed in 1809 nobody can have life। ठीक है, if its parts are not cellular tissue or are not formed by the cellular tissue। ठीक है, यानी अगर उनके अंदर सेल नहीं है
तो कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है, ठीक है। उसने सबसे पहले ये बात बताई थी, जेम्स बैप्टिस्ट डी लामार्क प्रपोज्ड, उसने हमें क्या बताया इन 1809 में कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ, कोई भी जानदार जिंदा ही नहीं रह सकता इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू, यानी उनके पास अगर सेल्स मिला के टिश्यू ना बने हो। आपको पता है ना सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, एंड आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेलुलर टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बोटनी यानी प्लांट्स पे जो रिसर्च करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट की स्टडी करते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट था। इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, उसने सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। यानी सेल के अंदर आपको पता है ना बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उसने फर्स्ट ऑर्गेनेली क्या डिस्कवर की थी? न्यूक्लियस। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, ब्रिटिश बोटेनिस्ट, इन 1831 डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। नेक्स्ट आपका साइंटिस्ट क्या है? मैथ्यूस स्केल्डन, जर्मन बोटेनिस्ट। कौन है? जर्मन बोटेनिस्ट है। इन 1838 स्टडीड प्लांट टिश्यू एंड मेड फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी, ठीक है। उसने सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट हमें दी, ठीक है। और उसने प्लांट टिश्यू पे फर्स्ट जो है स्टेटमेंट हमें दी थी। इन 1831 स्टडीड प्लांट टिश्यू को पूरा स्टडी किया और उसने फर्स्ट स्टेटमेंट सेल थ्योरी की हमें दी। थ्योरी अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि जो थ्योरी होती है उस पे डाउटफुल अप्रोच को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर बार बार टेस्ट किए जाते हैं और सारे के सारे क्या हैं, उस पर हर किसी को जो ओपन जो है आप चैलेंज देते हैं कि आप हमारी थ्योरी को चैलेंज कर सकते हैं, यानी थ्योरी को आप चैलेंज कर सकते हैं, प्रिंसिपल और लॉ का नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप प्रिंसिपल और लॉ से पहले आपका जो पॉइंट था वो था थ्योरी था। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका साइंटिस्ट कौन है? थियोडर शिक्वान, जर्मन जोलॉजिस्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ जो जानवरों के बारे में स्टडी करता था वो एक जोलॉजिस्ट था। इन 1839 रिपोर्टेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल, यानी प्लांट्स ही नहीं, उसने तो प्लांट्स पे बताया था ना, इसने हमें बताया कि प्लांट्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी जो हैं वो लिविंग सेल से मिलके बने हैं। उसके बाद है आपका रुडोल्फ वर्को, जर्मन फिजिशियन, ठीक है। कौन था? एक जर्मन फिजिशियन था। इन 1855 he proposed all living cells arise from the pre-existing cells, यानी जितने भी लिविंग सेल है वो अपने से पहले मौजूद सेल्स के डिवाइड होने से बने हैं, ठीक है। यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पहले से जो मौजूद सेल थे उनकी डिवीजन से नए सेल बने हैं। उसके बाद है लुईस पास्चर इन 1862 प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द रुडोल्फ वर्को's आइडिया, यानी इस लुईस पास्चर ने क्या किया 1862 में रुडोल्फ वर्को का जो काम था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको साबित कर दिया। उसने तो हमें बताया था ना, सिर्फ इसने एक्सपेरिमेंट किया और उसको साबित भी कर दिया। उसके बाद है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए सारे के सारे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, सारे के सारे जिंदा जानदार या तो एक सेल से मिलके बने हैं या बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल है। उसके बाद है सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स में स्मॉलेस्ट क्या है? सेल है। वैसे तो पूरी दुनिया में स्मॉलेस्ट एटम है ना, लेकिन लिविंग थिंग में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? आपके पास सेल है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, यानी सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। उसके बाद है सेल्स राइज ओनली बाय द डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी आपका जो एक सेल है बेटा जी वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू
और फिर हर एक सेल अगले 2 में डिवाइड हो जाता है और इस तरह जो है वो डिवीजन चलती रहती है, यानी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड हो के अगले सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं। ये भी साबित हो चुका है, माइटोसिस मियोसिस में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में। अच्छा जी, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, यानी हम सेल्स के बारे में पढ़ चुके। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिनमें सेल्स होता ही नहीं है, यानी ए सेलुलर मतलब विदाउट सेल। ये हमने बायोडाइवर्सिटी में भी पढ़े थे, स्टेटस ऑफ वायरसेस में, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था कि वायरसेस जो हैं वो एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग है, क्योंकि उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी, ठीक है। तो आपके पास सब सेलुलर और ए सेलुलर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? वायरसेस हैं, प्रायोन्स हैं एंड वेरॉइड्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ए सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म, ना ही इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ना ही इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है, कोई इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है। तो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर होते तो जरूर होता, ठीक है। उसके बाद है दे शो सम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हम कंफ्यूज हैं अभी भी कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसलिए हमने इनको अलहदा ही कर दिया है, हम डिस्कस ही नहीं करते इनके बारे में किंगडम में, किसी भी किंगडम में, ठीक है। तो दे शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी? ठीक है, नंबर में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने करेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद है दे आल्सो नॉट क्लासिफाइड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वायरसेस हिस्सा नहीं थे, ठीक है। तो अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं आपको? बेटा ये जितने भी लिखे हैं सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। हर साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, हर साइंटिस्ट का आपको काम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो जर्मन बायोलॉजिस्ट है, जर्मन फिजिशियन है, जर्मन जोलॉजिस्ट है, जहाँ जहाँ मैंने लिखा है वो आपने याद करना है। साथ उनका कब उन्होंने डिस्कवरी की वो साथ साथ डेट्स मेंशन है वो आपने याद करनी है, उनके काम आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। ये सारे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एमसीक्यू आ सकते हैं इनमें से, या किसी भी साइंटिस्ट का नाम लेके आपसे उनका काम पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इस पे भी आपको डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।